हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 अप्लाइड मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पर देख रहे थे। क्वेश्चन 36 तक हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आइए देखते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है, तभी वे संतुलन की स्थिति के लिए कहे जाएंगे। ऑल द फोर्सेस नीड टू बी कोलिनियर इन द 3 फोर्स सिस्टम, देन ओनली दे विल फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट। 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है, तभी वे संतुलन की स्थिति में कहे जाएंगे। तो क्या ऐसा सही है या गलत है, यही आपको बताना है। तो 2 कथन इसमें दिए हुए हैं कि 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है, और दूसरा दिया हुआ है कि तभी वे संतुलन की स्थिति के लिए कहे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कथन का पहला भाग गलत है, दूसरा भाग सत्य है। यानी कि पहले ऑप्शन का ये कहना है कि 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है, ये बात गलत है, और तभी वे संतुलन की स्थिति में कहे जाएंगे। दूसरा भाग जो है वो सत्य है। तो इसमें जो है कथन की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। कथन का पहला भाग असत्य, दूसरा सत्य है, यानी कि दोनों ही असत्य बताए गए हैं। ऊपर वाले में पहला गलत बताया गया है, दूसरा सत्य बताया गया है। थर्ड में देखते हैं तो पहला भाग सत्य, दूसरा भाग गलत बताया गया है। और डी ऑप्शन अगर हम देखें तो कथन का पहला भाग सत्य और दूसरा भाग भी सत्य, यानी कि दोनों भाग सत्य बताए गए हैं। तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ करके पता चल रहा होगा कि 3 बल प्रणाली में सभी बलों का समरेख होना आवश्यक है, तभी वे संतुलन की स्थिति के लिए कहे जाएंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि तभी वे संतुलन की स्थिति में कहे जाते हैं जब 3 बल प्रणाली में बलों का समरेख होना पाया जाए। तो समरेख होना अति आवश्यक है। तो ऑल द फोर्सेस नीड टू बी कोलिनियर इन द 3 फोर्स सिस्टम, देन ओनली दे विल फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। हम ये यहाँ कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अदर पार्ट इज ट्रू टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, कहा गया जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही भाग इसके सत्य हो जाएंगे। यानी कि 3 बल प्रणाली में सभी बलों का जो समरेख अगर पाया जाता है तो तभी संतुलन की स्थिति में वो कहे जाएंगे, अगर वो समरेख है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। कथन का पहला भाग सत्य और दूसरा भाग भी सत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 यहाँ पर कह रहा है कि 3 बल प्रणाली भी संतुलन में हो सकती है यदि, यानी कि आपको बताना है कि कब हो सकती है। 3 बल प्रणाली संतुलन में हो सकती है, लेकिन कब, ये आपको बताना है। द 3 फोर्स सिस्टम कैन आल्सो बी इन द इक्विलिब्रियम इफ सभी बल एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हों, या बल घटक एक दूसरे को समाप्त करते हों, या इसने कहा हुआ है कि थर्ड ऑप्शन में बल परिमाण में बहुत छोटे होते हैं, या फिर डी ऑप्शन जो इसने कहा है वो कहा है कि बल परिमाण में बहुत बड़े होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, 3 बल प्रणाली भी संतुलन में हो सकती है यदि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही बैठता है कि बल घटक एक दूसरे को समाप्त करते हों। हमने क्या कहा था कि बल अगर समरेख हैं, ठीक है, बल अगर कोलिनियर हैं, ठीक, तो बल अगर कंकरेंट है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो है बल घटक एक दूसरे को समाप्त करते हैं, तभी 3 बल प्रणाली क्या होते हैं, संतुलन में हो सकती है। ठीक है, तो इफ़ द 3 फोर्स सिस्टम कैन आल्सो बी इन द इक्विलिब्रियम इफ़, क्या हम कह सकते हैं कि द फोर्स कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो या हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इवन इफ़ द फोर्सेस कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर जो फोर्स सिस्टम है वो एक दूसरे को क्या कर दें, कट कर दें, कैंसिल कर दें, तो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। आल्सो इट शुड सेटिस्फाई वेदर the moment causes by the forces are equal to 0 or not. This means if the moment caused and the net forces is 0, the body in equilibrium. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का जो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। बल
घटक एक दूसरे को समाप्त करते हैं तभी 3 बल प्रणाली क्या हो सकती है, संतुलन में हो सकती है। बात करें 39 क्वेश्चन की, तो 39 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि एक बल, ठीक है, उसने कहा है कि एक बल एक टेक द्वारा विकसित किया जाता है। देखिएगा विकसित का यहाँ पर मतलब है कि डेवलप यानी कि उत्पन्न करना। जो एक बल है वो टेक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि टेक का वो बल के रूप में उसकी रिएक्शन को बताया जा रहा है जो आपने संलग्न घटक के ब्लैंक स्पेस है को अनुमति नहीं देता है, यानी कि ए फोर्स डेवलप बाय ए सपोर्ट दैट नॉट अलाउ द ब्लैंक स्पेस से इफ़ इट अटैच्ड मेंबर, यानी कि जो मेंबर उससे अटैच्ड है, जो घटक उससे अटैच्ड है वह उसको अलाउ नहीं करता है। जो बल है वो रिएक्शन जो है वो एक टेक से यानी कि सपोर्ट से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ है ये इसमें क्या ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लीजिएगा। द फोर्स इज डेवलप बाय ए सपोर्ट दैट नॉट अलाउ द ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशन या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए एक बल एक टेक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि टेक लगाई गई, टेक लगाने पर क्या होगा, एक रिएक्शन बनेगी। उस रिएक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो रिएक्शन को देखने के बाद हमें ये मिला कि रिएक्शन का एक कंपोनेंट मिलता है। वो उस कंपोनेंट को हम देख रहे हैं तो उस कंपोनेंट में एक फोर्सेस हमें मिल जाता है, ठीक है। जो रिएक्शन होती है उसको हम फोर्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारे 4 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल वो आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि एक बल एक टेक द्वारा अगर उत्पन्न किया जाता है जो अपने संलग्न घटक के ट्रांसलेशन को अनुमति नहीं देता। इसका मतलब ये है कि कोई टेक लगी हुई है, बीम है, बीम के नीचे हमने कोई टेक लगा दी है, यानी कि एक फोर्स को हमने वहाँ पर उत्पन्न कर दिया है जो उसे रोके हुए है, तो वो उसको ट्रांसलेशन मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वहाँ से हटने का उसको अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, जब संलग्न घटक, ठीक है, जब संलग्न घटक के ब्लैंक स्पेस को रोका जाता है तो कुछ आघूर्ण विकसित होता है, यानी कुछ आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक कपल मोमेंट इज डेवलप व्हेन ऑफ द अटैचमेंट मेंबर इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो जो उसका संलग्न घटक है यानी कि जो उससे मेंबर उसका अटैच है जो भी हमें दिया हुआ है तो उससे रोका जाता है, लेकिन उसमें क्या आएगा, रोटेशन है या फिर ट्रांसलेशन है, जोड़ना है या फिर घटाना है, यानी कि ऐड करना या फिर उसमें से कोई भी घटक निकाल लेना, ठीक है। तो एक जो हमारे पास दिया हुआ है एक कपल मोमेंट इज डेवलप व्हेन द अटैचमेंट, जो हमारे पास कपल मोमेंट की बात इसमें हो रही है, यानी कि जो आघूर्ण है वो विकसित होता है जब द अटैचमेंट इज प्रिवेंटेड, जो अटैचमेंट है उसको रोका जाता है। लेकिन कैसे, रोटेशन से या फिर ट्रांसलेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कपल मोमेंट इज व्हेन देयर इज ए प्रिवेंटेड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अटैचमेंट मेंबर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी किसी भी मोमेंट में अगर कोई कपल मोमेंट डेवलप हो रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको हम रोटेशन से रोक सकते हैं, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन से प्रिवेंटेड कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द कपल मोमेंट इन एनी डायमेंशन। दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन द कपल मोमेंट आर टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, यानी कि जब संलग्न घटक के रोटेशन को रोका जाता है तो कुछ आघूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी हमारे पास मेंबर है वो घूम रहा है तो अगर हम उसको रोकें, ठीक है, तो वहाँ पर एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर एक जो है कपल मोमेंट डेवलप हो जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है, रोटेशन से, ठीक है, रोटेशन रोकने से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि हम पहले सभी त्रिविमीय बलों को ध्यान में रखते हुए पिंड का संतुलन समीकरण बनाते हैं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि फ्री बॉडी आरेख बनाकर हल किया जाता है।
वी फर्स्ट मेक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द बॉडी बाय कंसीडरिंग ऑल द थ्री डायमेंशनल फोर्सेस आर द बॉडी, जो फ्री बॉडी डायग्राम इज मेड बाय सॉल्व। हम पहले सभी त्रिविमीय बलों को ध्यान में रखते हुए पिंड का संतुलन समीकरण बनाते हैं और फिर फ्री बॉडी आरेख बनाकर हल किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं कि कथन सत्य है, गलत है, इस तरीके से ऑप्शन है 4। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो है इसमें हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, वी फर्स्ट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन द मेक ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ सेटिस्फाई द कंडीशन, दिस हेल्प अस टू सॉल्व द इक्वेशन इजीली एज दिस रिड्यूस एज द पार्ट ऑफ द इमेजिनेशन एंड इंक्रीजिंग एक्यूरेसी टू। मतलब कहने का ये है कि पहले हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पर जो फोर्सेस लगे हुए हैं उनके इक्वेशंस को बनाते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल में और जो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में जो भी दो इक्वेशन निकलती हैं उनको हम बनाते हैं और फिर हमको इजीली इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि अब ध्यान से पढ़िएगा, हम पहले सभी त्रिविमीय बलों को ध्यान में रखते हुए पिंड का संतुलन समीकरण बनाते हैं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसको हल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पहला गलत है, दूसरा सत्य है, तो ये भी हो नहीं सकता। कथन का पहला भाग असत्य है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो दे ही रखा है। ऐसी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कथन जो आपका है वो डी सही हो जाएगा कि दोनों भाग जो है वो सत्य हैं। यानी कि हाँ, ये बात सही है कि अगर हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और उसके समीकरण को जो है हल करते हैं, तो तभी वो मेथड जो है सही होगा। तो किसी भी पिंड का संतुलन समीकरण बनाते हैं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम आरेख बनाकर उसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा क्या दिया गया है कि समेसन एफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस है वो 0 है, वर्टिकल फोर्सेस 0 है, और जो जेड डायरेक्शन में है वो फोर्सेस भी क्या बताया गया है, 0 बताया गया है। तो तीनों आयामों के लिए सदिश समीकरण है, तीनों आयामों के लिए सदिश समीकरण है। जब पिंड संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वे सेटिस्फाई होते हैं। तो क्या ये सही है? तो देखिएगा अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो है आपको ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और एफ जेड इक्वल टू 0, यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, टोटल वर्टिकल फोर्सेस और टोटल जेड डायरेक्शन के जो भी फोर्सेस हैं तीनों आयामों के, यानी कि तीनों के जो डायमेंशंस हैं उनके लिए सदिश समीकरण है। जब पिंड संतुलन की स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं तो संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है तीनों कंडीशन में, तो वे क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं द आंसर इज फॉल्स। इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। एज द इक्वेशन आस्क आर स्केलर एज वी मेक द नेट सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स दिस इक्वेशन कम फ्रॉम द सॉल्विंग द वेक्टर फॉर्म। हम इसको क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल द रिजल्ट इज स्केलर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर ही आएगा। तो हेंस द इक्वेशन आर स्केलर। तो यहाँ पर जो है सदिश इसने दिया हुआ है, तो ये जो है सदिश नहीं है, यानी कि वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी। इसकी कौन सी फॉर्म आती है, स्केलर फॉर्म आती है। तो स्केलर फॉर्म इसने यहाँ पर बताई नहीं है, क्योंकि इसने वेक्टर फॉर्म बताएगी। आयामों के समीकरण जो है सदिश है, तो ऐसा नहीं है, ये क्या होगा, अदिश आएंगे। ठीक है, जो तीनों आयामों के जो समीकरण आती है वो कैसी आती है, अदिश आती है, यानी कि स्केलर आती है। लेकिन इसने क्या बताया गया, सदिश बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, 3D में सपोर्ट में 3 से अधिक प्रतिक्रिया बल होते हैं क्योंकि उनके पास 3 अक्ष हैं जिन पर बलों के घटकों को शून्य होना चाहिए। 3D में सपोर्ट में 3 से अधिक प्रतिक्रिया बल होते हैं क्योंकि उनके पास 3 अक्ष हैं जिन पर बलों के घटकों को शून्य होना चाहिए, ऐसा उसने कहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर से कथन में हमको आंसर वो पूछ रहा है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में वो कहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सपोर्ट इन द 3D आर हैविंग मोर देन 3 रिएक्शन फोर्स।
ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग 3 एक्सिस और विच द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस नीड टू बी 0। तो हमको बताना है कि इसमें जो है कथन कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, या दोनों ही सत्य है, दोनों ही गलत है, ये हमको बताना है। तो 3D में सपोर्ट में 3 से अधिक प्रतिक्रिया बल होते हैं, क्योंकि उनके पास 3 अक्ष हैं जिन पर बलों के घटकों को शून्य होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एज 3D डिफाइंड एज द 3 एक्सिस सिस्टम, जो 3D है वो डिफाइन करता है 3 एक्सिस सिस्टम को। तो वी हैव टू कंसिडर द इक्विलिब्रियम इन ऑल द 3 एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस को इक्विलिब्रियम में जो है हम कंसिडर करते हैं। तो दिस विल मेक द इक्विलिब्रियम गो ऑन ऑल एक्सिस ऑफ द 3D स्पेस एंड हेंस विल कैंसिल ऑल द फोर्सेस। तो क्या होगा, वे सारे फोर्सेस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो कथन है वो असत्य है और दूसरा भी असत्य है। तो वे जो है क्या होगा, कैंसिल आउट ऑफ द फोर्सेस एंड द हैंस विल कैंसिल आउट ऑफ द फोर्सेस। तो क्या होगा, जो फोर्सेस है वो कैंसिल आउट होंगे। तो क्या कह रहा है वो कि जिन बलों के घटकों का शून्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, कि कथन का जो पहला भाग है वो सत्य है और दूसरा भाग भी सत्य है। ठीक है, तो 3D में सपोर्ट में 3 से अधिक प्रतिक्रिया बल होते हैं, क्योंकि उनके पास 3 अक्ष होते हैं जिन पर बलों के घटकों को शून्य होना चाहिए। देखो, शून्य और कैंसिल आउट एक ही मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे अभी बात की कि एज 3D डिफाइंड एज द 3 एक्सिस सिस्टम वी हैव द कंसिडर ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑल द एक्सिस। तो यहाँ पर इसने बताया है कि 3D सिस्टम 3 एक्सिस, जो 3D जो है वो डिफाइन करता है 3 एक्सिस को, और तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। और जब तीनों एक्सिस इक्विलिब्रियम में होते हैं स्पेस में, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑल फोर्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है, 0 हो जाते हैं, 0 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल पिन, सिंगल बेयरिंग और सिंगल हिंज रेजिस्टेंट, ब्लैंक स्पेस है, बल युगल, देखिएगा यहाँ पर युगल क्षण है, युगल क्षण को हम क्या लिखते हैं, कपल मोमेंट, यानी कि बल युग्म। दूसरा ऑप्शन में है यहाँ पर बल युग्म कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन है बल युग्म। बल और बल युग्म आघूर्ण दोनों सी ऑप्शन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन है जड़ता, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनर्शिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो द सिंगल पिन, सिंगल बियरिंग और सिंगल हिंज रेजिस्ट किसे रेजिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोथ किसके, फोर्स के और कपल मोमेंट के दोनों को जो है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। यानी कि सिंगल पिन और सिंगल बियरिंग और सिंगल हिंज जो है वो किसे रजिस्ट करता है, बल और बलयुग्म आघूर्ण दोनों को रजिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपके सामने आता है, और 45 क्वेश्चन को हम देखने के लिए यहाँ पर इसको रीड करते हैं। तो रीड करने पर हमें मिलता है कि यदि सपोर्ट ठीक से संरेखित हैं, यदि सपोर्ट ठीक से संरेखित हैं तो उत्पन्न प्रतिक्रिया बल वस्तु को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो ऑप्शन है कथन केवल 2D में सत्य है, यानी कि यदि सपोर्ट ठीक से संरेखित है, संरेखित का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पर कि सपोर्ट और द प्रॉपर्ली अलाइन द रिएक्शन फोर्सेस डेवलप द एडिक्वेट टू सपोर्ट द बॉडी, यानी ठीक से जुड़ी हुई है, ठीक से लगी हुई है, तो उत्पन्न प्रतिक्रिया बल वस्तु को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। तो लेकिन वो किस में है, कि 2D में, 3D में, या फिर इसका कथन ही गलत है, या फिर वो 1D के लिए है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाता है, यानी कि कथन जो है वो क्या है, सत्य है। यानी कि यदि सपोर्ट ठीक से है, ठीक से लगी हुई है, ठीक से अलाइन है, ठीक से जुड़ी हुई है, तो उत्पन्न प्रतिक्रिया बल जो है वस्तु को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या है, कथन सत्य है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर टेक सही से लगी हुई है तो वस्तु को सहारा ही देगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑब्जर्व द ड्यूरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द बीम एज द सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अगर हम किसी बीम के लिए सपोर्ट लगा दें तो ये क्या है, एक जनरल बात है, तो कि जो सपोर्ट हम लगाएंगे वो वस्तु यानी कि उस बीम को सहारा देगी। ठीक है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि यदि सपोर्ट ठीक से संरक्षित नहीं है। देखिएगा पहले उसने कहा था कि यदि सपोर्ट ठीक से संरक्षित है, लेकिन अब कहा उसने कि
यदि सपोर्ट ठीक से संरेखित नहीं है, यानी कि ठीक से अलाइन नहीं है, अलाइनमेंट ठीक से नहीं किया हुआ है, तो उत्पन्न प्रतिक्रिया बल वस्तु को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिएगा आपकी बार तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि अगर सही से लगी हुई नहीं है तो फिर कैसे वस्तु को सहारा दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि कथन जो है सभी में गलत है, क्योंकि अगर सपोर्ट ठीक से नहीं लगी हुई है तो वो जो है वस्तु को सहारा नहीं दे सकता। इफ़ द सपोर्ट आर नॉट प्रॉपर्ली अलाइन देन द रिएक्शन फोर्स डेवलप आर एडिक्वेट टू सपोर्ट द बॉडी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इज फॉल्स थ्रू आउट, इसके आधार पर जो है स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और लास्ट वीडियो में हमने जो है 37 क्वेश्चन तक देखा था। आज 37 से हम कहाँ पर आए हैं, 37 से 46 तक हमने देखा है। आने वाले जो और वीडियोस हैं उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहिएगा, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आप केवल अगर इनकी भी तैयारी करेंगे तो आप जो है वहाँ पर 50 में से 40 नंबर आप मार्क करके आ सकते हैं। 40+ ही आप मार्क करोगे, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सभी क्वेश्चन को आपको देखना होगा। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।